हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सी ए अर्पणा गुप्ता आज आपके लिए कुछ अलग लेकर आई हूँ। जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी जिसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, पर कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी वीडियो समय समय पर आती रहेंगी। मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने ITR के बारे में समझाया था, वहाँ कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से कई क्वेश्चन पूछे थे। इसी कारण मैंने आज की वीडियो भी बनाई है। मुझे जो लोग चाहते हैं उन्होंने मुझे पर्सनल कॉल करके भी बोला, इसलिए मैंने आज की वीडियो बनाई है। और कुछ स्पेशल टॉपिक जो लोग आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे बताएं। मैं आपके लिए कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आप जो वीडियो बोलेंगे उसे अपलोड ज़रूर करूँगी। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कई बार जब लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तब वो बहुत चिंतित होते हैं अपने टैक्स को लेकर, क्योंकि या तो वो पूरी तरीके से अपने कंसल्टेंट पर डिपेंड रहते हैं या फिर उनके पास फिनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद पहुंचते हैं, पर तब तक वो कोई भी प्लानिंग नहीं की जा सकती। फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद कोई प्लानिंग करने का मुद्दा नहीं उठता है। हमें जो भी प्लानिंग करनी होगी वो फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले ही करनी होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप या तो अपने टैक्स को ज़ीरो कर सकते हैं या 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? मतलब जहां स्टॉक मार्केट में आपने कभी गेन अर्जित किया, वहाँ पर उस प्रॉफिट पर या तो आपको ज़ीरो टैक्स देना होगा या फिर इस वीडियो के माध्यम से समझने के बाद आप 90% तक अपने टैक्स को कम कर पाएंगे। जहां आज आप बहुत हैवी टैक्स दे रहे हैं वहाँ सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, कई लोग स्टॉक मार्केट में बस इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, रियलाइज गेन भी हो रहा है उन्हें, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो स्टॉक मार्केट में जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जहाँ से अर्न कर रहे हैं उस अर्निंग इनकम को कहाँ पर शामिल किया जाएगा, मतलब उस पर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी। सभी लोग स्टॉक मार्केट के गेन को कैपिटल गेन नाम मानकर चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में कई तरह की अर्निंग होती है जो कैपिटल गेन में भी शामिल होती है और जो बिज़नेस में भी शामिल होती है, और बिज़नेस में भी दो तरीके की शामिल होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं स्टॉक मार्केट एनालिसिस टैक्स पर। स्टॉक मार्केट में अर्निंग चार तरह की होती है। फर्स्ट है इंट्राडे। इनकम टैक्स प्रोविज़न स्पेकुलेटिव इनकम को नहीं दर्शाता है, बल्कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन को दर्शाता है, जिससे हम यही अर्थ लगाते हैं कि इंट्राडे का ट्रांजैक्शन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन कहलाता है और इंट्राडे से होने वाली इनकम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहलाती है। इंट्राडे में आप सेम डे शेयर्स को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और ये एक बिजनेस इनकम है। अगर हम F&O की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो ये भी एक बिजनेस इनकम है। और इसके अलावा जब आप शेयर कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं और एक्चुअल डिलीवरी लेते हैं, तो शेयर के होल्ड करने पर जो गेन होते हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। इंट्राडे, F&O, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस ITR में शामिल किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्चुअली में क्या है और इनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि रियलाइज और अनरियलाइज गेन क्या होता है। सपोज़ कीजिए आपके पास आज 500 रुपये के शेयर हैं, ठीक है। कुछ समय बाद उनकी कीमत बढ़कर 600 रुपये हो जाती है। तो जो 100 रुपये का प्रॉफिट जो आपके पेपर पर दिख रहा है वो एक्चुअल में आपका गेन नहीं है। जो 100 रुपये का प्रॉफिट जो आपके बुक्स में जो पेपर पर दिख रहा है वो अनरियलाइज्ड गेन कहलाता है और इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आप शेयर बेच देते हैं और ये 100 रुपये का प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न करते हैं तो वो रियलाइज्ड गेन कहलाएगा और फिर वो टैक्सेबल होगा। तो रियलाइज कैपिटल गेन दो तरीके का हो सकता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम दोनों को पहले बारीकी से समझेंगे, फिर कैसे अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं ये समझेंगे।
यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। यहाँ हम जिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं वो सेक्शन 111 ए 111 ए में कवर होता है। अगर आप कोई भी इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये तीनों चीज़ें एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेल करते हैं जिस पर एसटीटी पेड ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सेक्शन 111 ए में कवर होता है। दूसरा, हमें पीरियड का ध्यान रखना है दोस्तों। पीरियड का मतलब ये है शेयर्स 12 महीने से कम होल्ड किए होने चाहिए। अगर शेयर्स आपने 12 महीने होल्ड करने से पहले ही सेल कर दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कवर होंगे। यहाँ हम 111 ए की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 111 ए डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे किस रेट से टैक्स लगेगा, या हमें रेट डिसाइड करने के पहले ये डिसाइड करना होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है, 111 ए में कवर होता है या नहीं होता है। तो 111 ए में जैसा मैंने बताया कौन सा कवर होगा दोस्तों, इक्विटी शेयर्स हो, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो या बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स हो। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो एंड द ट्रांजैक्शन वाज लायबल टू एसटीटी, वही 111 ए में कवर होगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें शामिल हुई हैं। इक्विटी शेयर्स के बारे में तो सबको पता है दोस्तों, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि इसके टोटल इन्वेस्टमेंट में से 65% इक्विटी शेयर्स में लगा हुआ है। घरेलू कंपनियों में, डोमेस्टिक कंपनी में 65% इक्विटी शेयर्स में लगा रखा है। वो म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं क्योंकि मोस्टली पैसा उसका इक्विटी शेयर्स में ही लगा रखा है। ऐसा सेक्शन 10 के सब सेक्शन 23D में बताया गया है। बिजनेस ट्रस्ट भी म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। बिजनेस ट्रस्ट मीन्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यहाँ इन्वेस्टर से अपने रिसोर्सेज लेके, पैसा लेके डायरेक्टली रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाता है। ये बिजनेस ट्रस्ट कहलाते हैं। अब बात करते हैं टैक्स रेट की। जो 111 ए में कवर होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो 15% से टैक्सेबल होते हैं। जैसे हमने 111 ए की बात की, या तो इक्विटी शेयर्स हों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो या बिजनेस ट्रस्ट हो, एक तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए फर्स्ट, और दूसरे एसटीटी पेड होने चाहिए। लेकिन असेसमेंट ईयर 17-18 से कंसेशनल रेट 15% का बेनिफिट उनको भी मिलेगा जो एसटीटी पेड नहीं है। लेकिन कौन से, जो एसटीटी पेड तो नहीं है बट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और कहाँ पर लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, और फॉरेन करेंसी में या तो पेड है या पेबल है, उनको भी कंसेशनल 15% का बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको डीप एनालिसिस करते हैं। यहाँ मैंने स्क्रीन पर एक ही एग्जाम्पल दिखाया है, पर हम इसको अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सपोज़ करिए दोस्तों, मिस्टर एक्स ने 100 इक्विटी शेयर्स 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से नवंबर 2021 में परचेज़ किए। बाद में जुलाई 22 में उनने 65 रुपये पर शेयर, यहाँ यूएसडी लिखा हुआ है, अभी हम इसकी बाद में बात करेंगे, पहले आप, मैं सिर्फ बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए, 65 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिए, मतलब 15 रुपये पर शेयर उन्हें फ़ायदा हुआ। अब अगर ये शेयर इक्विटी शेयर्स हैं और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और एसटीटी पेड है, तो क्या ये 111 ए में कवर होंगे? बिल्कुल 111 ए में ये कवर होंगे। अब सपोज़ कीजिए ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, तब भी ये होंगे, बस एसटीटी पेड होना चाहिए और रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। अब सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स ने 100 शेयर 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से नवंबर 21 में परचेज़ किए और 65 रुपये के हिसाब से जुलाई 22 में बेच दिए। वो एक इक्विटी शेयर्स हैं पर एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो क्या इनको सेक्शन 111 ए का फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, या 111 ए में कवर होंगे? नहीं, ये 111 ए में कवर नहीं होंगे, तो इनको कंसेशनल रेट जो 15% है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब आप पूछेंगे दोस्तों कि फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस रेट से चार्ज होंगे, किस रेट से टैक्सेबल होंगे, किस रेट से टैक्सेबल होंगे। तो सुनिए, इन पर अब आपकी स्लैब रेट अप्लाई होगी। सपोज़ करिए कि कोई बंदा एक सैलरीड एम्प्लॉय भी है, उसे 4-5 लाख सैलरी भी मिलती है और उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कमाया, तो फिर
उसको स्लैब रेट अप्लाई करेंगे हम उस पर 5%, 10%, 5%, 20%, 30% वाली या न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग, वो आप स्लैब रेट टैक्स रेट मेरे और वीडियोस में देख लीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन पर टैक्स लगेगा, उनको 15% कंसेशनल रेट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स ने 50 रुपए के हिसाब से 100 शेयर खरीदे और 65 रुपये पर शेयर के हिसाब से बेच दिए, वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो लिस्टेड है पर एसटीटी पेड नहीं है तो भी उनको सेक्शन 111A का फ़ायदा नहीं मिलेगा और वो 111A में कवर नहीं होंगे और उनको उसका बेनिफिट, कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलेगा दोस्तों। अब हम जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है उस एग्जाम्पल की बात करते हैं। मिस्टर एक्स एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं। उनने नवंबर 21 में 100 शेयर 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 50 रुपये पर शेयर नहीं, $50 के हिसाब से परचेज़ किए। उसके बाद उन्होंने जुलाई 22 में $65 के हिसाब से बेच दिए, यानी कि उनको पर शेयर पर $15 का फ़ायदा हो रहा है। नो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन वॉज पेबल ऑन दिस शेयर्स, मतलब एसटीटी पे ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या फिर ये 111A में कवर होंगे? बट एज सेम वर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अभी हमने बात की थी कि अगर एसटीटी पेड नहीं है बट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और कहाँ पर लोकेटेड है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, और अगर फॉरेन करेंसी में पेड या पेबल हैं तो वहाँ पर भी हमारी कंसेशनल रेट अप्लाई होती है और ये भी 15% से ही टैक्सेबल होंगे। तो क्लियर है दोस्तों, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात की है। अब हम जल्दी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, फिर हम अपने टैक्स को रिड्यूस करने की यानी कि टैक्स हार्वेस्टिंग की बात करेंगे। अगर आपने 12 महीने से कम शेयर को होल्ड करके रखा और बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। वहीं अगर आपने शेयर्स को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा और 12 महीने बीतने के बाद बेचा तो वहाँ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट क्या है दोस्तों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 15 थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट है सिर्फ 10%। जब 10% की रेट आई तब भी लोगों को बड़ा धक्का लगा कि अरे हम तो काफ़ी टाइम से इनको होल्ड करके आ रहे थे, फिर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेचने में क्या फ़ायदा हुआ, हमने होल्ड भी किया शेयर्स को तब भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट एक और छूट लेकर आई। गवर्नमेंट ने ये बोला कि 1 लाख के कैपिटल गेन पर, 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। प्रॉफिट ओवर ₹1 लाख विल बी टैक्स्ड एट 10%, एनी गेन्स अंडर ₹1 लाख विल बी एग्जेम्प्ट। मतलब आपका 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और 10% की जो रेट अप्लाई होगी वो 1 लाख के ऊपर ही अप्लाई होगी। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्कुल क्लियर है। चलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं दोस्तों। सपोज़ करिए मिस्टर एक्स ने फरवरी 21 में 5.5 लाख के शेयर खरीदे और मई 22 में उनको 7 लाख में बेच दिया, यानी कि मिस्टर एक्स ने सीधे सीधे 1.5 लाख का प्रॉफिट इस पर अर्जित किया। अब 1.5 लाख में से 1 लाख तो एग्जिम्ट है जैसे हमने अभी बात की थी, तो फिर टैक्स किस पर लगेगा दोस्तों? टैक्स 50,000 पर लगेगा और टैक्स रेट क्या है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की? 10%, यानी कि 5,000 का टैक्स उन्हें देना होगा। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, वैसे आप समझ गए होंगे दोस्तों हमने रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड गेन की बात की थी। यहाँ पर जो कीमत सेल करने पर आई है उस पर हमें टैक्स नहीं देना है, मतलब नॉट द फुल अमाउंट यू रिडीम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, ओनली प्रॉफिट पार्ट पर, जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया केवल उस पर ही टैक्स देना है। और जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसमें से भी 1 लाख हट जाएगा, 1 लाख एग्जिम्ट है, उसके ऊपर हमें 10% टैक्स देना है। अब इस एग्जांपल में हमने समझा था कि 7 लाख में उसने शेयर्स को सेल किया और 5.5 लाख में ख़रीदा था, 1.5 लाख प्रॉफिट अर्न किया। और नीचे वाले एग्जांपल में 5 लाख के शेयर्स थे। सपोज़ करिए 12 महीने बाद वो जंप कर जाते हैं, 7 लाख के हो जाते हैं, 2 लाख प्रॉफिट होता है। 2 लाख में से 1 लाख आपका एग्जिम्ट है और 1 लाख पर आपको 10% टैक्स देना होता है, मतलब कि 10,000। पर अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5,000 और नीचे वाले एग्जाम्पल में 10,000 ही टैक्स बन रहा है, अगर आपका टैक्स ना बने तो चौंक गए ना दोस्तों? ना बने तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले ये बात को ध्यान से सुन लें कि इस टैक्स को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, बस एक छोटी सी प्लानिंग करनी होगी। चलिए हम उस प्लानिंग की तरफ नज़र डालते हैं।
अब हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी बाय टैक्स हार्वेस्टिंग। क्या होता है टैक्स हार्वेस्टिंग, हम एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको समझाएंगे। यह हम इस एक्सेल शीट से समझते हैं। सपोज करिए पहले साल में आपके पास आपने खूब कमाया और 4 लाख रुपए आपकी सेविंग हो गई, या आपके पास कहीं से 4 लाख रुपए आपको मिल गए और वो 4 लाख आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए। और सपोज़ करिए कि स्टॉक मार्केट से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। सपोज़ करिए हर साल आपको 15% रिटर्न भी मिल रहा है, मतलब आप हर साल 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों। अब पहले साल आपने 4 लाख का 15% यानी कि 60,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आपकी टोटल अमाउंट 4,60,000 हो गई। अब हम इसको कंपाउंड अगर करते जाते हैं तो तीसरे साल में ये 5,29,000 हो जाएगी, फिर ये 6,08,350 हो जाएगी, फिर ये लाख ऑलमोस्ट 7 लैक्स के करीब हो जाएगी। अब हम पहले सिर्फ 5 साल तक की बात करें तो पहले साल आपने 4 लाख इन्वेस्ट किया, पहले साल उस पर 60,000 कमाया, फिर आपने वो 60 भी इसमें लगा दिए, यानी कि 4,60,000 लगा दिए, फिर आपने इस पर 69,000 के करीब कमाया, मतलब 69,000 रुपये कमाए। फिर आपके टोटल हो गए 5,29,000 रुपये। आपने पूरे के 5,29,000 के 5,29,000 इन्वेस्ट कर दिए। फिर आपको ऑलमोस्ट 80,000 मतलब 79,350 का प्रॉफिट मिला, आपने फिर इन्वेस्ट कर दिए, फिर आपको 91,252 का प्रॉफिट मिला, यानी कि टोटल आपकी अमाउंट हो गई 6,99,602 रुपये। अभी हम 6 साल की बात नहीं करते दोस्तों, अभी हम सिर्फ 5 साल की ही बात कर रहे हैं। अब 5 साल के अंत में आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था उसकी कीमत हो गई है 6,99,602, मतलब कि 7 लाख रुपए के करीब। अब सपोज़ करिए 7 लाख रुपए पे अभी आपको 5वें साल में टैक्स देना होगा, ठीक है। तो 7 लाख में से 6,99,602 में से हम अपना शुरू वाला 4 लाख अमाउंट लेस कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों, 2,99,602। और जो 1 लाख रुपए की एग्जिम्पशन है वो हम ले लेंगे, तो 1,99,602 पे हमें 10% टैक्स देना है और हमारा टैक्स बनेगा 19,960 रुपये। अभी हमें 5 साल में टैक्स देना होगा 19,960, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 19,960 में से आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा, ज़ीरो टैक्स देना होगा, तो कैसे, वो समझते हैं। अब हम टैक्स को कैसे रिड्यूस करेंगे। हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए दोस्तों और इस पर 15% रिटर्न कमाया, यानी कि पहले साल में हमने 4 लाख इन्वेस्ट करके दूसरे साल में जब हमको 4,60,000 रुपये की अर्निंग हुई, 60,000 की अर्निंग हुई और टोटल 4,60,000 हमारी अमाउंट हो गई। अब सपोज़ करिए हम इसको अगले साल में कंपाउंड ना करके, इस अमाउंट को ना ले जाके हम इसे यहीं की यहीं सेल कर देते हैं। बस हमारा पीरियड 12 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कवर होंगे और हम पर 10% टैक्स की लायबिलिटी आएगी। अब सपोज़ करिए 4,60,000 अमाउंट में यहीं लेके और यहीं इसको सोल्ड कर देती हूँ, तो 4,60,000 अगर आपने सेल किए और 4 लाख जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, यानी कि आपका सीधा सीधा प्रॉफिट होता है 60,000, जो 1 लाख से कम है, यानी कि पहले साल में आप पे ज़ीरो क्या बना, पहले साल में आप पर टैक्स क्या बना, ज़ीरो। पहले साल में आपको टैक्स देना होगा ज़ीरो। अब आप इसी 4,60,000 को यहीं के यहीं फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए, इससे आपको कोई लॉस नहीं होगा। बात वही हुई, बस ये हुआ कि मैंने पहले साल में भी बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और टैक्स लगा ज़ीरो। अब हम इसे कंपाउंड ना करके सेम अमाउंट पे यहीं के यहीं फिर से इन्वेस्ट करेंगे, मतलब आपने 4,60,000 पे इसे बेच के और वापस तुरंत खरीद लिया दोस्तों, बिल्कुल वेट करे बिना तुरंत खरीद लिया इसी रेट पर। अब हमने 4,60,000 इन्वेस्ट कर दिए, अब हमें 15% रिटर्न फिर मिला तीसरे साल में, यानी कि हमारी अमाउंट हो गई 5,29,000। अब अगर हम 5,29,000 को यहीं की यहीं सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 5,29,000 में हमने अपने शेयर फिर से सेल कर दिए। अब यहाँ हमने अपने शेयर को सेल किया, लेकिन पहले हमने कितना इन्वेस्ट किया था, अब 4 लाख नहीं किया था दोस्तों, अब 4,60,000 इन्वेस्ट किया था, तो अब हमें गेन हुआ 69,000 का, 69,000 का, यानी कि ये भी 1 लाख से कम है, तो यहाँ पर भी हमें टैक्स कितना देना है, ज़ीरो। सेम यही प्रोसेस आके चलेगी, हमने फिर से पूरे के पूरे 5,29,000 फिर इन्वेस्ट कर दिए, फिर चौथे साल में जाके हमने फिर 6,08,350 हमारे हो गए, कंपाउंड हो गए, और इसमें से हमें फिर 79,350 का फ़ायदा हो गया, लेकिन ये भी 1 लाख से कम है, तो यहाँ पर भी हमें ज़ीरो टैक्स देना पड़ा। और 5वें साल में जाके जब हमारी अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6,99,602 हो जाएगी, तब भी हमें 91,252 का फ़ायदा होगा, जो कि 1 लाख के अंदर ही है, और तब भी हमारा टैक्स बनेगा ज़ीरो।
यानी कि जहां हमें 19,960 मतलब 10,000 के करीब टैक्स देना पड़ रहा था 5वें साल में जाके, आज टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू हमारा टैक्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो टैक्स, अब हमें कोई टैक्स नहीं देना। अगर हम यही प्रोसेस स्टार्टिंग से अपनाएंगे तो हमें स्टॉक मार्केट में कोई लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हम सेम टाइम पे शेयर सेल करके सेम टाइम पे परचेज़ कर सकते हैं और टैक्स भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। सपोज़ करो अगर हम छठवें साल की बात करते हैं, तो छठवें साल में हमने 6,99,602 फिर से इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। फिर इन्वेस्ट करने के बाद हमने फिर 1,04,940 का फिर से गेन कमाया। अब यहाँ पर 8,04,542 हमें कंपाउंड होने के बाद मिल रहे हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,00,000 थी, यानी कि हमें सीधा का सीधा रियलाइज्ड गेन हो रहा है 4,04,542 का। और 1,00,000 इसमें से एग्जेम्प्ट है, यानी कि 3,04,542 पे हमें 10% टैक्स देना होगा, यानी कि हमें 30,454 टैक्स देना होगा। 30,000 जो एक बड़ा अमाउंट लगता है सोचने में कि 30,000 टैक्स देना होगा। यार मैंने 4,04,542 तो कमाई थे यार, इसमें से मैं 30,000 टैक्स दे दूंगा। मोस्टली लोग यही सोचते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप दूसरे रास्ते से चलिए। अब आप करिए कि आपने 5वें साल में फिर से 6,99,602 इन्वेस्ट कर दिए, फिर से 1,04,940 का फ़ायदा कमाया। तो 1,04,940 का जब फ़ायदा कमाया तो 1,00,000 उसमें से एग्जिम्ट है। अब आपका टैक्स कितने पे लगा? केवल और केवल 4,940 पे 10%, यानी कि मात्र 494 का टैक्स देकर आप बच सकते हैं। मतलब 90% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आपका टैक्स रिड्यूस हो गया और 90% से ज़्यादा भी टैक्स रिड्यूस हो गया। ऐसा दोस्तों संभव है टैक्स हार्वेस्टिंग से, बस थोड़ी सी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो तरीके के कौन से कहाँ कवर होंगे, अगर वो समझ में आ गया है और टैक्स हार्वेस्टिंग समझ में आ गई है, तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया, और या जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया वो क्यों नहीं आया, या कैसे आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दूँगी। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को ही शामिल किया है। बिजनेस इनकम को शामिल नहीं किया, क्योंकि बिजनेस इनकम पे कोई अलग टैक्स रेट से टैक्स नहीं लगता है, और F&O की इनकम और इंट्राडे की इनकम एक बिजनेस इनकम है। बट वो कौन कौन से ITR में कवर होती है वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में समझा दूँगी। पर अगर आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट पर टैक्स कैसे होता है, कौन सा ITR यूज़ किया जाता है, या बेचेंगे तो क्या सेल कंसिडरेशन आएगा, और भी एट्सेट्रा कई सारी चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।